नॉर्मल मैकेनिज्म ये होता है कि कोई हमारा नाम लेता है तो हम सुन रहे हैं, अगर पीछे से ये साउंड आ रही है तो सुनेंगे, कान में जाएगा, ब्रेन में ऑडिटरी एरिया में ये मैसेज जाएगा, वहाँ डिटेक्ट होगा हमारा नाम है, उधर से मैसेज आएगा पीछे घूम के देखो कोई है, हम घूम के देखेंगे। तो ये एक सेंसरी स्टिमुलस आया, उसका मोटर रिस्पॉन्स हमने घूम के देखा कि उसको नहीं पहचानते हैं और हमारे नाम का एक कोई और पर्सन भी हो सकता है उसकी तरफ आ रहा हो तो देख के लगेगा कि नाम उसका भी हो सकता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम देख के और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है, क्विकली हम डिसीजन लेते हैं। यही क्विक डिसीजन बच्चे में नहीं है, इसलिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। अब कैसे कैसे डेवलप होता है ये और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली कैसे मैनेज करते हैं इस पे बात करते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोजर उसको मिला ही नहीं, आसपास की सोसाइटी का ज़्यादा अवेयरनेस है ही नहीं, बॉडी अवेयरनेस नहीं है, इनर सेंसेस का अवेयरनेस नहीं है, तो वो ज़्यादा जब एक्सपोजर उसको नहीं मिला तो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में बच्चा रहता है, वो वर्चुअल दुनिया में, वही कार्टून और ये सारी चीज़ों की दुनिया में, तो वो उसका एक कंफर्ट जोन बन गया और उसको डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस से मतलब नहीं है, उसको घर का राशन पानी नहीं जुटाना है तो उसको टेंशन इस बात की नहीं है। तो इसलिए वो अपनी आभासी एक काल्पनिक दुनिया में रहता है बच्चा, तो अपने मतलब की चीज़ें ही सुनना चाहता है, प्रोसेस करना चाहता है और उसी सर्टेन साउंड पे उसका दिमाग तुरंत क्लिक होता है कि हाँ ये मेरे मतलब का है, दौड़ के आता है और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि मल्टीपल नाम की जो पद्धति है, जैसे मान लिया कि लल्लू, चप्पू, गुड्डू, बबलू कुछ रख लिया मदर फादर और दादा दादी ने, नाना नानी के साइड उन लोग को ये नाम अच्छा नहीं लगा, उनने कुछ और नाम दे दिया। फिर 1.5-2 साल का बच्चा हुआ, कहीं स्कूल भेजने का सोचते हैं तो उधर में ऑफिशियल नाम गुड्डू बबलू तो नहीं रख सकते हैं, वहाँ कुछ और नाम हम रख देते हैं। स्कूल में कुछ कहा जा रहा, घर पे कुछ कहा जा रहा, नाना नानी के यहाँ कुछ कहा जा रहा। इस मल्टीपल नाम में बच्चा कन्फ्यूज है। मल्टीपल नाम मेडल तो है नहीं, उससे ज़्यादा सुविधाएं तो मिलेंगी नहीं, 2 ब्रेन तो हो नहीं जाएगा। तो मल्टीपल नाम का कल्चर इन बच्चों में हटाइए और आपसी रजामंदी से एक नाम रखिए, उस पे बुलाइए तो उसको समझ आएगा कि मेरे नाम पे बुलाया जा रहा है, ये मेरे को कहा जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसमें कंसंट्रेशन नहीं होना, एक जगह स्थिर नहीं बैठना, बैठा भी है तो शरीर वहाँ बैठा है, दिमाग उसका इधर उधर चल रहा है, जिसको कि सिटिंग इंटॉलरेंस एंड रेस्टलेसनेस बोलते हैं। तो जब फोकस्ड है ही नहीं, वो अपनी चीज़ों में मगन है, जैसा हमने वर्चुअल वाले ये मैं बताया फर्स्ट रीजन में, तो उसी तरह का कि अपनी चीज़ों में मगन है तो सिर्फ अपना कंफर्ट जोन ही चाहेगा, वो अपने हिसाब से चीज़ों को ही करना चाहेगा। तो उसका पैटर्न ब्रेक करना और पैटर्न ब्रेक करके एक चैनलाइज पैटर्न में एक्टिविटी प्लान करना, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं तो उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बच्चे। इसके सॉल्यूशन के लिए तो जैसा हमने बताया कि स्क्रीन से दूर कीजिए और प्रैक्टिकल दुनिया जो है बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, उसको थोड़ा बहुत भेजना शुरू कीजिए, सबसे पहली बात ये। दूसरा ऑडिटरी स्टिमुलेशन, जैसे हेडफोन होता है, हेडफोन कान ढक लेगा पूरा बाहर से, बाहर का कोई भी साउंड नहीं आएगा। उसमें डिफरेंट साउंड्स, जैसे कि नेचर का अलग अलग, जैसे बारिश हो रही है तो कैसा जोर की हवा, आंधी चलेगी तो कैसी आवाज़, अलग अलग चिड़िया, अलग अलग जानवरों की आवाज़, पानी टपकने से लेकर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़, तो वो एक कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट भी देगा और बच्चा धीरे धीरे उन साउंड्स को, वो मेमोरी क्रिएट होते जाएंगे उसके ब्रेन में और उससे काफ़ी हद तक उसको साउंड पे कंसंट्रेट करने को मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट मेटल के जो बर्तन होते हैं, जैसे तांबे का एक बर्तन होता है, उसको चम्मच से बजाएंगे ग्लास को तो उसका अलग साउंड आएगा, स्टील के ग्लास को बजाएंगे अलग साउंड आएगा, पीतल के ग्लास को बजाएंगे, चांदी को मंदिर में हम लोग घंटी पूजा के लिए रखते हैं वो बजाएंगे, अलग साउंड आएगा। एक ट्यूनिंग फॉक आता है ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए, वो भी यूज होता है, वो भी काफ़ी हद तक इसमें इफेक्टिव होता है। लेकिन हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, स्पेशल होता है,
100 ऑटिज्म के केस लेंगे अगर बच्चों के, तो 100 में टारगेट हमारा है कि मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, लेकिन अप्रोच थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा। इसलिए हर एक बच्चे का सही डायग्नोसिस असेसमेंट ज़रूरी है और उसके हिसाब से नीड बेस्ड प्लान होना चाहिए और पेरेंट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तभी बच्चे को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो बताया गया ये लमसम रिजल्ट देगा। बच्चे का सही असेसमेंट डायग्नोसिस करने के बाद जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, पहले महीने से बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है और चूंकि पेरेंट्स को भी हम ट्रेन कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है।